Welcome to the seventh lecture of the subject Material Testing and Evaluation. So अभी तक हमने सीमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे. Now we will move ahead and we will start talking about concrete. Okay, so the basic target was concrete, right? Basic target हमारा concrete पढ़ना था. अभी तक हमने सिर्फ सीमेंट के बारे में पढ़ा है, राइट? आगे बढ़ेंगे तो कंक्रीट की बात करें अगर हम, तो कंक्रीट आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं. आपके जो घरों में बीम्स कॉलम्स जिन चीज़ों से बनते हैं दैट इज़ कंक्रीट, राइट? सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट? किन चीज़ों से कंक्रीट बनता है? First one is cement, then aggregate, then water, and fourth is admixture. Now admixture is additional quantity. आप बिना admixture के भी आप concrete बना सकते हैं, right? Then aggregate की अगर आप बात करें तो aggregate दो तरीके के aggregate होते हैं. One is called fine aggregate, other is called कोर्स एग्रीगेट, राइट? फाइन एग्रीगेट का क्या मतलब है? दे आर टॉकिंग अबाउट सैंड, राइट? ये बालू की बात कर रहे हैं. एंड कोर्स एग्रीगेट का मतलब क्या है आपका? ग्रेवल, राइट? ग्रेवल मतलब गिट्टी. तो आपको जो कंक्रीट है वो किससे बनता है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, राइट? इन तीन चीज़ों से बनता है. और सीमेंट को हार्ड करने के लिए, उसका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, राइट? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट, राइट? देन लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट, राइट? तो एग्रीगेट्स का क्या रोल है? तो पहला रोल है कि एग्रीगेट्स गिव्स बॉडी टू द कंक्रीट, राइट? क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल मतलब है सर कि फर्स्ट थिंग इज कि कंक्रीट असल में क्या है आपका? इट इज अ रॉक, राइट? कंक्रीट इज अ रॉक बट इट इज आर्टिफिशियल रॉक, राइट? सो इट इज आर्टिफिशियल रॉक. वी मेक दिस कंक्रीट, राइट? वी डिज़ाइन दिस कंक्रीट, है ना? और इस कंक्रीट में अगर आप देखेंगे, है ना, इस कंक्रीट में क्या होगा? सबसे पहले आपके कोर्स एग्रीगेट्स होंगे, राइट? आपके कोर्स एग्रीगेट होंगे, है ना, यानी कि आपकी गिट्टी होगी, राइट? ना इस गिट्टी के अंदर क्या होगा? छोटे छोटे सैंड पार्टिकल होंगे, है ना? सैंड पार्टिकल्स होंगे, ओके? ये इस तरीके से सैंड पार्टिकल्स होंगे, है ना? जो वॉइड बनेगा आपके दो कोर्स पार्टिकल्स के बीच में, उनमें क्या होगा? सैंड पार्टिकल होंगे, राइट? और इन सैंड पार्टिकल के बीच में क्या होगा आपका? सीमेंट होगा, राइट? वॉइड्स में सीमेंट होगा, है ना? वॉइड्स में क्या होगा? सीमेंट होगा. अगर मैं रफली बात करूं, है ना, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, राइट, है ना, अगर ये आपका कोर्स पार्टिकल है तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि ये जो रेड कलर का पार्टिकल है ये क्या आपका? सैंड का पार्टिकल है ना? और इस फर्दर इस गैप में जो है वो क्या है आपका? सीमेंट है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे क्या है? सीमेंट है ना? तो सब एक दूसरे के वॉइड्स में जाके फिट होते हैं, राइट? और सीमेंट क्या है? इन सारे सिस्टम को, राइट, इन सभी को क्या करता है? बाइंड करता है ना? इस तरीके से लेयर बना लेता है, राइट? लेकिन अगर आप इसको ऐसे ओवरऑल, अगर आप इस पूरे को वन देखें एक, राइट, तो इसमें जो मेजर स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है आपको? एग्रीगेट प्रोवाइड करता है. कौन सा एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट. गिट्टी कंक्रीट का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है,
है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, राइट। सो यही आपका जो पॉइंट 1 है, ये क्या बोल रहा है आपको कि एग्रीगेट गिव्स बॉडी टू द कंक्रीट, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। और क्या रोल है एग्रीगेट्स का, तो ये श्रिंकेज को रिड्यूस करते हैं, कहने का मतलब है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे सीमेंट है ना, सीमेंट क्या होगा जब ये ड्राई होता है ना, सूखता है, तो क्या होता है इसमें कुछ वॉल्यूम रिडक्शन होता है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, कुछ कम होती है, राइट। तो अगर जितना ज़्यादा आपने कोर्स एग्रीगेट यूज़ किया है, इसका मतलब है आप कम सीमेंट यूज़ करेंगे, राइट, कंपैरेटिवली। 1 मीटर क्यूब अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं, अगर उसमें से लेट्स से 0.75 आपने क्या किया है, इसमें मीटर क्यूब क्या है, सिर्फ एग्रीगेट का वॉल्यूम है, और 0.8 दूसरे मीटर क्यूब में है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, ज़्यादा एग्रीगेट है, राइट। इसका मतलब ये भी है कि इसमें सीमेंट के लिए जगह कम है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें इसके कंपैरिजन में कम श्रिंकेज होगा, राइट। सो अगेन क्या ये कह रहे हैं कि श्रिंकेज क्या होगा आपके कंक्रीट में, कम होगा। क्यों कम होगा, ड्यू टू एग्रीगेट्स, एग्रीगेट रिड्यूस करता है। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमी, राइट। अगर आप कंक्रीट में देखें तो सबसे कॉस्टली आइटम क्या है आपके पास, दैट इज सीमेंट। सीमेंट इज द मोस्ट कॉस्टली आइटम ऑफ योर कंक्रीट। तो अगर आप जितना ज़्यादा एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सीमेंट उतना कम यूज़ कर रहे हैं, राइट। 1 मीटर क्यूब की बात करें अगर आप, राइट, तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी भी क्या होगी, कम होगी, राइट। अगेन चूँकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट में क्या होता है, एग्रीगेट होता है, इसलिए इन जनरल एग्रीगेट्स क्या है, 70 to 80% क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट एग्रीगेट्स, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, कितने तरह के या कितने टाइप के आपके एग्रीगेट हो सकते हैं। सो द फर्स्ट इज राउंडेड एग्रीगेट, राइट। अगर आपके एग्रीगेट किस तरीके से हैं, है ना, अगर आपके एग्रीगेट्स इस तरीके से हैं, देन वी विल कॉल इट राउंडेड एग्रीगेट। ऐसे एग्रीगेट कैसे बनते हैं, राइट। अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके के एग्रीगेट मिल जाएंगे, राइट। तो ये क्या है, वाटर क्या है, इरोड करता रहता है रॉक को और एक स्मूथ शेप दे देता है, और फाइनली वो क्या होता है, राउंडेड एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। देन इसी का एक थोड़ा इनकम्प्लीट पोर्शन क्या है, इर्रेगुलर एग्रीगेट। कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर एक ऐसा एग्रीगेट होता, राइट, ऐसा एग्रीगेट होता, तो इर्रेगुलर एग्रीगेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो एजेस हैं, है ना, ये एजेस इतनी शार्प ना हो कि कैसे होती हैं, आपकी स्मूथ होती हैं या राउंडेड होती हैं, राइट। सो अगर आपका एग्रीगेट कैसा है, इस तरीके से है कि इसमें ये एजेस क्या है, स्मूथ है, राइट। तो इसको आप क्या बोला करते हैं, इर्रेगुलर एग्रीगेट। देन थर्ड इज योर एंगुलर एग्रीगेट। सो व्हाट इज एंगुलर एग्रीगेट, दे हैव सम angles, right, they have some angles, right, they are also irregular but they have edges, इनमें क्या है, edges होती हैं, right. Then another type of aggregate is called flaky aggregates. अगर आपके aggregate की shape इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से है ना, इनकी जो डायमीटर है
और लेंथ का जो कंपैरिजन है, ये जो लेंथ है और ये जो डायमीटर है, राइट, ये क्या है, लेंथ बहुत ज़्यादा है डायमीटर के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखेंगे डायमीटर लेंथ ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ पे भी लगभग बराबर है, राइट, यहाँ भी क्या है, ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायमीटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है ना। तो इस तरीके के एग्रीगेट्स को आप क्या बोलते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से सबसे अच्छा कौन है, राइट। तो ये अच्छा वर्ड पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा का मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, राइट, या आप वर्केबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, तो उस हिसाब से आपको पहले अपना पर्सपेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो आउट ऑफ ऑल दिस सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, होता है आपका एंगुलर एग्रीगेट। हाईएस्ट स्ट्रेंथ आपको देता है एंगुलर एग्रीगेट। देखिए, अगर आप दूसरी चीजों की बात करें जैसे वर्केबिलिटी है ना, तो वर्केबिलिटी कौन देता है आपको, राउंडेड एग्रीगेट, हाईएस्ट वर्केबिलिटी, राइट। वर्केबिलिटी क्या होता है आप आगे समझ जाएंगे, फिलहाल ये समझ लीजिए कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ कौन देता है आपका, राइट, एंगुलर एग्रीगेट। लोएस्ट स्ट्रेंथ कौन देता है आपका, हाईएस्ट स्ट्रेंथ कौन देता है, एंगुलर एग्रीगेट। लोएस्ट स्ट्रेंथ कौन देता है, राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड एग्रीगेट आपको कम स्ट्रेंथ क्यों देते हैं, राइट, क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होती, ये कंप्लीटली ऐसे सर्कल होते हैं। लेकिन अगर आप एंगुलर देखेंगे तो इनमें क्या होता है, एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉकिंग होती है। इसलिए दीज आर द बेस्ट काइंड ऑफ एग्रीगेट फॉर एनी कंक्रीट, राइट। बट राउंडेड एग्रीगेट्स में अपना एक अलग बेनिफिट है, राइट। तो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से एंगुलर एग्रीगेट्स आर मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट दे आर द बेटर काइंड ऑफ एग्रीगेट, राइट। तो ये इस तरीके के आपके एग्रीगेट होते हैं, राइट। तो हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन माइंड, क्या वाटर की कोई स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कंक्रीट बनाते समय? तो यस, वाटर की सिग्निफिकेंस है, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिकेशन भी होने चाहिए, राइट। सबसे पहली बात जो हमारे कोड हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा वाटर यूज करना है, दैट इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर आपको यूज करना चाहिए, राइट। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, वो वाटर जो आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही वाटर आप कंक्रीट बनाने के लिए आपको यूज करना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी एक ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस वाटर में जिससे आप क्या करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, राइट। लाइक आपको उसका पीएच देखना पड़ेगा, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई कार्बन तो नहीं है, राइट। इस तरीके की सारी क्राइटेरिया जो एक पोर्टेबल वाटर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए वो सारी आपको एक कंक्रीट के लिए भी अचीव करनी चाहिए, राइट। ये हमारे लिए रिकमेंडेशन है, राइट। सो ये आपका वाटर हो गया, है ना। मूविंग अहेड नाउ हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग। कैसे आप कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। सो देयर आर सम स्टेप्स, राइट। नाउ ये जो स्टेप है हो सकता है आपने अपने घर पे ना देखे हों, बट चूंकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेप्स की, तो ये स्टेप आपको इसेंशियली एक बड़ी साइट पे दिख जाएंगे,
है ना। आपको छोटे छोटे वर्क में हो सकता है ये ठीक से फॉलो ना हो रहे हो, बट आप बड़े साइड पे जाएंगे तो आपको ये स्टेप्स दिखेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड बैचिंग। बैचिंग का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आपको कंक्रीट बनाना है, मिक्स बनाना है 1 मीटर क्यूब का, राइट, इतने वॉल्यूम में बनाना है, और लेटर से इसके लिए कुछ भी मैं आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेता हूँ। लेटर से इसके लिए आपको चाहिए 30 kg आपको सीमेंट चाहिए, राइट, आपको 30 kg लेटर से ग्रेवल चाहिए, है ना, लेटर से 20 kg आपको सैंड चाहिए। तो ये जो वैल्यूज हैं, है ना, इन वैल्यूज को मेजर करना इज कॉल्ड बैचिंग, राइट। इन सारी वैल्यूज को क्या करना, मेजर करना, बैचिंग, राइट। तो ये जो अगर इस तरीके का आपने कहीं पे साइड पे देखा होगा, इस तरीके के ये सिलोस होते हैं, राइट, राइट, यहाँ पे गिट्टी दिख रहा है आपको, इधर बालू दिख रहा है, राइट, इन सब में सीमेंट भरा होता है, राइट। सीमेंट को ऐसे आप ओपन में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेट से आपको 30 kg चाहिए, तो आप एक बैचिंग मशीन होती है, उसमें आप फीड कर दें वैल्यूज, तो वो कंसिस्टेंटली यहाँ से क्या करता है, ये आप देख रहे होंगे, है ना, अगर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ से क्या करता है, जो भी आपका मटेरियल है इसको ऊपर लेके जाता है और वहाँ पे मेजर ऑटोमेटिकली करके एक सेपरेट जगह पे उनको ऐसे 3 पीस में रख देता है, राइट। जैसे ये ग्रेवल हो गया, ये सैंड हो गया, राइट, ये सीमेंट हो गया, जितना भी क्वांटिटी आपने कहा था उस हिसाब से ये मेजर कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड बैचिंग, राइट। अब बैचिंग 2 तरीके से होता है, या तो आप वेट के हिसाब से बैचिंग करें या आप वॉल्यूम के हिसाब से बैचिंग करें, 2 ही तरीके पॉसिबल हैं, राइट। जनरली वेइंग बैचिंग करी जाती है, ना कि वॉल्यूम बैचिंग करी जाती है ना। दिस इज मोर स्टैंडर्ड देन वॉल्यूम। हालांकि आप घरों में देख रहे होंगे कि बैचिंग कैसे होता है, वॉल्यूम से होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे आप वेट बैचिंग जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज स्लाइटली कॉस्टली, आपको एक वेइंग मशीन चाहिए, राइट। तो आप अंदाज से रफ बैचिंग करते हैं बाय वॉल्यूम, राइट। तो जनरली मतलब साइंटिफिकली आप देखें तो वेट बैचिंग या वेव बैचिंग इज सुपीरियर देन वॉल्यूम बैचिंग, राइट। देन सेकेंड स्टेप इज मिक्सिंग। आपने जो अलग अलग चीज़ों को वेट किया था, राइट, उनको अलग अलग किया था, उनको आपको मिक्स कर देना है। सो मिक्स करने के 2 तरीके हैं, या तो आप मशीन से मिक्स कर दें या लेबर आपका मिक्स करें, राइट। तो अगर लेबर मिक्स करता है इट इज कॉल्ड हैंड मिक्सिंग। जनरली मशीन बैचिंग क्या है, सुपीरियर है हैंड मिक्सिंग से, राइट। मशीन मिक्सिंग इज सुपीरियर, राइट। तीसरा स्टेप क्या होगा, जब आपने मिक्स कर दिया है फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट। इसको कहाँ लेके जाएंगे, साइट पे लेके जाएंगे, राइट। ऐसा हो सकता है कि ये जो कंक्रीट है आपने इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये सारा रॉ मटेरियल है ना, ये जो भी चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रक लिया, राइट। ट्रक में क्या किया आपने, सब कुछ, अगर आप इस तरीके का आपने देखा हुआ ट्रक है, ये यहाँ पे एक कोन लगा रहता है जो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। तो क्या है, आप ये इसमें आपने कंक्रीट डाला और मिक्सिंग शुरू कर दी, फिर क्या होता है, ये ट्रक इसको मेन साइट पे लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है कि आप ट्रक ना यूज करके क्या यूज करें, पाइप्स यूज करें, राइट, पाइप्स यूज करें विद द हेल्प ऑफ पंप, सो दैट कैन बी वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड प्लेसिंग, राइट। अगर आपका ट्रक जो कंक्रीट लेके आया उसको आपको क्या कर देना है, साइट पे प्लेस कर देना है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिंग, राइट। प्लेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज कॉम्पैक्शन। ना कॉम्पैक्शन 3 तरीके से किया जाता है, राइट। या तो आप हैंड कॉम्पैक्शन करेंगे,
एक लेबर के पास इस तरीके का एक हैमर होगा, है ना, उसको वो ठोक ठोक कर क्या करेगा, कॉम्पैक्शन करेगा, राइट। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, उसके पास वाइब्रेटर्स होंगे, राइट, तो वो वाइब्रेट करके उसको कॉम्पैक्ट कर सकता है, राइट। ये दोनों क्या है, वाइब्रेटर्स हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इज योर क्योरिंग, राइट। एक बार सीमेंट कॉम्पैक्ट हो गया तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस लगातार चलता रहे, ऐसा ना हो कि हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए वाटर इनसफिशिएंट पड़ जाए, राइट, या इवापोरेशन की वजह से पानी कम हो जाए। इससे आप क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली वहां पे क्या करते हैं, वाटर उस पर छिड़कते रहते हैं या उस पर डालते रहते हैं, राइट। दैट वो वाटर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्योरिंग। नाउ जनरली क्योरिंग 3 तरीके की होती हैं, राइट। फर्स्ट इज कॉल्ड वाटर क्योरिंग, आप सिंपल वाटर डाल देते हैं। अनदर टाइप कैन बी स्टीम क्योरिंग, राइट, कि आप वाटर ना यूज करके स्टीम यूज करेंगे, राइट। अगर आप स्टीम यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर पे आप वाटर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका केमिकल रिएक्शन जो है इट मे गेट स्पीड अप, राइट। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल क्योरिंग, राइट। तो आफ्टर क्योरिंग नेक्स्ट स्टेप विल बी फिनिशिंग, आप फिनिश देंगे, राइट। फिनिशिंग का क्या मतलब होता है, लेट अस से आपको इस ऐसा एक बॉक्स का कंक्रीट बनाना था, लेकिन अगर आप देखेंगे जब आप बनाएंगे तो इस तरीके का क्या होगा, हो सकता है ऐसा कुछ कुछ कंक्रीट एक्स्ट्रा रह जाए, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप ट्रिम कर देते हैं या इसको काटते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, राइट, दिस टाइप ऑफ मशीन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग, राइट। इसमें आप ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप पॉलिशिंग वर्क भी आ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फिनिशिंग। सो ये क्या है आपके बेसिकली क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, राइट, ऑफ कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ वी विल टॉक फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, राइट। आज हम वर्केबिलिटी की बात करेंगे। नाउ ऐसे आप देखिए वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी कंक्रीट की प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सिमिलर है आपके बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ सिमिलर है आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट से, राइट। उसी की तरह आप एनालॉजी बना सकते हैं, राइट। कंसिस्टेंसी क्या होता था, आप सीमेंट पेस्ट जब बनाते हैं तो इतना वाटर कंटेंट आप ऐड करिए सच दैट आपका जो सीमेंट पेस्ट है वो ना ज़्यादा क्या हो, स्टिफ हो, ना ज़्यादा लीन हो, राइट। तो उसको आप कंसिस्टेंसी बोलते हैं, राइट। नाउ वर्केबिलिटी क्या होता है कि आप एक बने हुए कंक्रीट को कितनी आसानी से उसको प्लेस और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, कितनी आसानी से उसको प्लेस कर सकते हैं और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना, कितने आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। बेसिकली अगर आप रफ आइडिया देखें तो शुरुआत में जब आप कंक्रीट बनाएंगे तो जितना ज़्यादा लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, जितनी ज़्यादा लिक्विड की तरह बिहेव करेगा उसकी वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा मानी जाएगी, राइट। कहीं हम ऐसा कहेंगे कि इस पर्टिकुलर कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप पीछे आए, है ना, पीछे आके अगर यहाँ पे देखें, जब हम राउंडेड एग्रीगेट यूज़ कर रहे थे, राइट, राउंडेड एग्रीगेट यूज़ कर रहे थे तो हमने ऐसा मेंशन किया है कि ऐसे कंक्रीट में वर्केबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होती है, तो ये क्या होगा, बहुत फ्रीली लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे, राइट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, राउंडेड एग्रीगेट्स में हाईएस्ट वर्केबिलिटी होती है। तो आई अज्यूम कि आप वर्केबिलिटी समझ गए हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज वाटर कंटेंट, राइट।
ना जितना ज़्यादा वाटर होगा, है ना, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, वर्केबिलिटी होगी, है ना, उतनी ही ज़्यादा वर्केबिलिटी होगी। अगर आप साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो वो भी क्या है, आपके वर्केबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतनी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो हम बेसिकली फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। शेप इफेक्ट करता है, हमने देखा है कि राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है, हाईएस्ट वर्केबिलिटी होती है, लेकिन जो एंगुलर एग्रीगेट्स होते हैं, है ना, उनमें वर्केबिलिटी कम होती है, राइट। क्यों? क्योंकि अगेन ये क्या है, इसमें इंटरलॉकिंग प्रेजेंट होगी तो उसको इजीली लिक्विड की तरह नहीं बिहेव करने देगी, राइट। देन मिक्स प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट का ग्रेडिंग क्या है उस पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स which affects workability, right? Now the question is, how can you measure workability, right? कि आप कंक्रीट को कैसे मेजर करें, किस चीज को, ईज विथ कंक्रीट, आसानी को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे देखेंगे तो आप नहीं मेजर कर सकते। तो हमने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट को क्या किया है, डेवलप किया है, राइट। तो जनरली बहुत टाइप के टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए, लेकिन जो फेमस है वो ये 4 टेस्ट हैं, राइट। आज हम ये 3 टेस्ट के बारे में बात करेंगे, राइट, है ना। इन 3 टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप वर्केबिलिटी मेजर कर सकते हैं। सो जो पहला टेस्ट है दैट इज स्लम्प टेस्ट, राइट। नाउ स्लम्प टेस्ट क्या होता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्लम्प टेस्ट जो है ये आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, साइट पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, राइट। तो जनरली हमारे पास जो भी टेस्ट होते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं इन जनरल। सारे टेस्ट या तो वो फील्ड में होते हैं या तो सिर्फ लैब में होते हैं, है ना। तो जिन्हें आप सिर्फ फील्ड में कर सकते हैं उनको आप बोलते हैं फील्ड टेस्ट, जिनको आप लैब में करते हैं उन्हें आप कहते हैं लैब टेस्ट। तो स्लम्प टेस्ट क्या है, ये दोनों जगह परफॉर्म किया जाता है, राइट। और ये काफ़ी फेमस है, इसको परफॉर्म करना काफ़ी आसान होता है, काफ़ी क्विक होता है। तो ज़्यादातर लोग स्लम्प टेस्ट का ही यूज़ करते हैं। आप PWD डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप CWC डिपार्टमेंट देख लीजिए, आप CPWD डिपार्टमेंट देख लीजिए, ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं ये सारे लोग प्रेफर करते हैं स्लम्प टेस्ट, है ना, जनरली, है ना। 80-90% जगह आपको स्लम्प टेस्ट ही होता हुआ दिखेगा ना। स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए जो एपरेटस होता है उसे आप स्लम्प ही बोलते हैं, राइट। ये क्या होता है, बेसिकली एक फ्रस्टम होता है ना। ये फ्रस्टम होता है, इसकी जो टॉप की डायमीटर होती है ये 10 सेंटीमीटर होती है और ये जो बॉटम की डायमीटर होती है ये 20 सेंटीमीटर होती है, और ये जो हाइट होती है इसकी क्या होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। कैसे परफॉर्म करना है, हम सबसे पहले कंक्रीट मिक्स बनाते हैं, है ना। कंक्रीट मिक्स बनाने के बाद उसको इस स्लम्प में एंटर कर देते हैं, राइट। जब ये पूरा भर जाता है ये अंदर से कंक्रीट से, फिर ये इन हैंडल को पकड़ के हम ऊपर उठा देते हैं, राइट। तो ऊपर जब आप उठाएंगे तो इस तरीके से होगा, राइट। आपका कंक्रीट कुछ इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, राइट। तो ये जो डिफरेंस इन द हाइट है कि पहले कंक्रीट यहाँ तक भरा हुआ था असल में कंक्रीट, जब आप उसको वेसल को निकाल देंगे तो क्या होगा, आपका कंक्रीट ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस इन द हाइट है इसको आप क्या बोलते हैं, स्लम्प बोलते हैं या स्लम्प वैल्यू बोलते हैं, राइट। हम इसी वैल्यू को मेजर करते हैं और इस हाइट के बेसिस पे
हम वर्केबिलिटी की वैल्यू बताते हैं, राइट। यही हाइट क्या है आपकी, स्लम्प वैल्यू है, राइट। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यूज है, ये कौन सी वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज, राइट। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि आपकी जो स्लम्प वैल्यूज हैं, है ना, कि किस तरीके के काम के लिए किस तरीके का स्लम्प होना चाहिए, राइट। तो ये उनकी लिस्टिंग है, एक मिनिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन दोनों के रेंज में आप डिफरेंट वर्क्स के लिए स्लम्प वैल्यूज रख सकते हैं, राइट। पेवमेंट का मतलब क्या है, रोड्स। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 25 से 50 के बीच में आपको रखना चाहिए, राइट। मास कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अगेन 25 से 50, राइट। अनरीइंफोर्स्ड फुटिंग है, कैशंस है, राइट। ये वेरियस टाइप ऑफ आपके वर्क हैं, उनके लिए ये वैल्यूज डिफाइंड है। आप चाहें तो इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं। आपको जितनी ज़्यादा वैल्यूज याद होंगे, आपकी पर्सनैलिटी एज ए इंजीनियर उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, राइट। तो आप इन वैल्यूज को याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपका पहला टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, राइट। कुछ नहीं करना है आपको, स्लम के अंदर क्या करना है, कंक्रीट भरना है और उसको ऊपर से हटा देना है और ये हाइट मेजर कर लेना है। बेस्ड ऑन दैट आप उसकी वर्केबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये आपका पहला टेस्ट हो गया। द सेकेंड टेस्ट इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज इट इज मोर एक्यूरेट देन स्लम टेस्ट। वर्केबिलिटी का सबसे अच्छा अगर कोई टेस्ट है तो वो क्या है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, राइट। ये जनरली साइट पे नहीं किया जाता है, ये जनरली लैब में ही किया जाता है, राइट। नाउ कैसे आप इसको करते हैं, तो ये आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर का इक्विपमेंट है, राइट। हमारे लैब में भी अवेलेबल है ना, आप चाहें तो देख सकते हैं। नाउ कैसे आप परफॉर्म करते हैं, आप कंक्रीट मिक्स रेडी करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, राइट। एंटर करने के बाद क्या करते हैं आप, ये यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक गेट होता है जो क्लोज हो जाता है ऐसा, राइट। तो पहले क्या करते हैं, गेट क्लोज होता है और आप कंक्रीट भर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, इस गेट को सडनली ओपन करते हैं। तो क्या होता है, कंक्रीट यहाँ से फॉल होके नीचे वाले होपर में आ जाता है, राइट, इस वाले फ्रस्टम में आ जाता है। फिर अगेन आप क्या करते हैं, यहाँ पे दोबारा से गेट खोलते हैं, वो फर्दर सिलेंडर में आ जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इस सिलेंडर में आया हुआ कंक्रीट का वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका स्टेप 1 हो गया या एक पार्ट हो गया। सेकंड में क्या करते हैं, आप इस सिलेंडर में कंक्रीट भरते हैं और उसको क्या करते हैं, हैमर से कॉम्पैक्ट करते जाते हैं और टिल ये फुल नहीं हो जाता, राइट। जब फुल हो जाता है तो दोबारा आप इसका वेट कैलकुलेट करते हैं, राइट। आप 2 बार आपने वेट कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो ये जो क्या करेंगे, आप पहले वाले वेट को डिवाइड कर देंगे किससे, फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से, राइट। तो ये आपका आ जाएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर। ये कॉम्पैक्शन फैक्टर मेजरमेंट है किसका, वर्केबिलिटी का, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक टर्म है पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। इसका क्या मतलब है, जब यहाँ से कंक्रीट इसमें आता है और यहाँ से कंक्रीट इसमें आता है तो इस पे क्या होता है, ग्रेविटी काम करता है और कुछ सडन एनर्जी के साथ कंक्रीट एक हॉपर में आता है, देन सिलेंडर में आता है। तो इससे क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, लेकिन क्या है, कंप्लीट नहीं, पार्शियल कॉम्पैक्शन होता है, राइट। तो उस कंक्रीट को आप क्या बोलते हैं, पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। नाउ दीज आर वेरियस वैल्यूज ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर सुटेबल टाइप ऑफ वर्क, राइट। अगर वैल्यू 0.78 है तो आप बोलेंगे वर्केबिलिटी इज वेरी लो, राइट, है ना।
अगर 0.95 है तो आप बोलेंगे वर्केबिलिटी इज वेरी हाई, राइट। तो इस तरीके से आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कर सकते हैं, राइट। यू शुड रिमेंबर कि जो क्या है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, ये सबसे बेस्ट या सबसे एक्यूरेट मेथड है अमंग ऑल दी टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टेस्ट जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट जो है आप ऐसे कंक्रीट के लिए करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो या काफ़ी ज़्यादा लीन हो, है ना। इसको अलग से क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप पीछे आएंगे और देखेंगे इस टेस्ट को, अगर मान लीजिए आपका ये जो कंक्रीट है ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, तो अगर आप स्लम्प टेस्ट करेंगे तो ये पूरा क्या होगा, इस ऐसा आ जाएगा, है ना, और ऐसा हर बार आएगा, तो आप इस स्लम्प से कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको दूसरा टेस्ट चाहिए, है ना, आपको दूसरा टेस्ट चाहिए। आप बहुत ज़्यादा लीन कंक्रीट पे स्लम्प टेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली आप कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होगा, आप यहाँ से एंटर करेंगे, सारा का सारा कंक्रीट कहाँ आ जाएगा, आपका सिलेंडर में आ जाएगा। अगेन तो दोबारा से क्या होगा, ये फैक्टर कभी निकलेगा ही नहीं, राइट, हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी, राइट। तो अगेन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी बहुत सूटेबल नहीं है, हमें या दूसरा टेस्ट चाहिए। तो ऐसे लीन कंक्रीट के लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लो टेबल टेस्ट, राइट। कैसे करते हैं हम, राइट। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे पास इस तरीके का ये टेबल होता है ना। कई बार इसमें स्टैंड भी लगा होता है, बट हमारे डायग्राम में स्टैंड नहीं लगा हुआ है। तो ये टेबल होता है और यहाँ पे क्या होता है, आपका दोबारा से स्लम्प वाला इक्विपमेंट होता है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपना बनाया हुआ कंक्रीट इसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगेन ये हैंडल के हेल्प से इसको ऊपर उठा लेते हैं, राइट। तो जैसे ही आप उठाएंगे तो क्या होगा, कंक्रीट कुछ इस तरीके से फैल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये कंक्रीट की डायमीटर मेजर कर लेंगे कि ये डायमीटर लेटर से D1 है, राइट। फिर इसी के 90 डिग्री पे, राइट, आप क्या कर लेंगे, दूसरी डायमीटर मेजर कर लेंगे, इसको आप बोलेंगे D2, जैसा कि यहाँ पे किया है, राइट। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, डायमीटर मेजर कर लेंगे, राइट। दोनों डायमीटर का फिर क्या करेंगे, आप एवरेज निकाल देंगे और उसको आप क्या बोलेंगे, फ्लो वैल्यू, राइट। ये फ्लो वैल्यू आपको क्या बताएगी कि आपके कंक्रीट की वर्केबिलिटी कितनी है ना, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। ना ये आपके कुछ टेस्ट हैं, है ना, स्लम्प टेस्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर है, फ्लो टेबल है, एक और एक्स्ट्रा है कैलीबॉल टेस्ट ना। चूंकि ये हर टेस्ट जो है आपके अलग अलग टाइप के कंक्रीट के लिए सूटेबल हैं, राइट। तो अगर आपका क्या है, वर्केबिलिटी बहुत लो है तो आप क्या करते हैं, फ्लो टेबल यूज करते हैं। हाई पे क्या करते हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं। देन ये आप समझ रहे हैं, सूटेबल वर्केबिलिटी के लिए आपके टेस्ट, राइट। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और आपका फ्लो टेबल टेस्ट क्या है, प्योरली लैब टेस्ट है, राइट। वेयर एज स्लम्प टेस्ट जो है वो आपका फील्ड टेस्ट है, राइट। यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करिए और आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। सो this is all about the workability of concrete. Okay, so we will stop here today, right? So I hope you might have got some idea about concrete and workability. Okay, now again चूंकि हम concrete की का यूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि कंक्रीट का यूज़ आप जानते हैं, है ना, कि बीम्स में यूज़ होता है, कॉलम में यूज़ होता है, फुटिंग में यूज़ होता है, डैम में यूज़ होता है, पिलर्स में यूज़ होता है, ब्रिज में यूज़ होता है ना। ये सब चीज़ें मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझते हैं, राइट। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।